अब बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, इंस्पेक्टर, रेलवे, सीटेट, स्टेट, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये जो बुक है ना, ये बुक काफी बेहद एकदम कहते हैं ना मस्ट इम्पॉर्टेंट वो बुक है ज्योग्राफी के लिए। और मैं तो कहता हूँ कि आप आज से मेरे साथ रीडिंग देना, इसे समझना शुरू कर दीजिए। देखिए जैसे कि ये बुक है और इस बुक में ना टोटल 20 चैप्टर है। 20 चैप्टर को अगर हम अच्छे तरह से पढ़े ना तो करीब एक मंथ, 1 मंथ इनफ है। 1 मंथ के अंदर हम इस बुक को कवर कर लेंगे। ये बुक मेरा कंप्लीट हो जाएगा, सारे पॉइंट्स को समझेंगे। और ये महेश वर्णवाल का बुक है और फर्स्ट जो इसमें चैप्टर है वो है भारत की भौगोलिक अवस्थिति। सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताएं कि स्थिति और अवस्थिति में अंतर क्या होता है। तो चलिए हम सेशन को शुरू कर रहे हैं। ये मेरा सेल्फ स्टडी का एक चैनल है और जो लोग भी किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप मुझे बुक का नाम बताइए, मैं उस बुक को बढ़िया से पढ़कर आपको समझाऊंगा। वैसे मेरे पास बुक का बहुत बड़ा इतना सारा स्टोर है और मैं चाहूंगा कि सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पे कवर करूँ, एमसीक्यूज लगाऊं और आप लोग भी मेरे साथ पढ़ें। तो सबसे पहले भारत की भौगोलिक अवस्थिति ये बुक है और यहाँ पे मैं आपको पेज भी साइड में दे रहा हूँ, आप इसे समझिएगा। देखिए सबसे पहले इसमें है कि भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। उसके बाद वह अपने विशाल साम्राज्य, व्यापार, सांस्कृतिक विकास व आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती थी। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि भारत के विकास कब से माना जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा इसमें पॉइंट यहाँ पे बना दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो थी ना वो अपने साम्राज्य के लिए, व्यापार के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए एवं आर्थिक सफलताओं के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। इसके बाद है कि भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा। तो ये कैसे पड़ा, तो उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर इसका नामकरण आर्यावर्त किया गया। इन आर्यों का शक्तिशाली राजा राजा भरत के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया। देखिए इस पॉइंट में दो नाम के बारे में जिक्र किया हुआ है। पहला है आर्यावर्त। आर्यावर्त किस लिए पड़ा, आर्यावर्त बनने क्योंकि उत्तर भारत में, सॉरी हाँ, उत्तर भारत में बसने वाले जो आर्य थे इसके नाम पर इनका नाम आर्यावर्त पड़ा। और वही कबीले का सबसे शक्तिशाली राजा भरत था तो भरत के नाम पर यहाँ पे भारतवर्ष पड़ा। तो दो नाम के बारे में मैंने अभी यहाँ पर पढ़ा है। उससे पहले मैंने एक पॉइंट वो पढ़ा जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से भारत का इतिहास को जोड़कर दिखाया गया था और सिंधु घाटी सभ्यता में सांस्कृतिक विकास, उसके बाद साम्राज्य, व्यापार इत्यादि के बारे में बताया गया था। उसके बाद देखिए इस भारत का भी नामाकरण के बारे में देखिए कितना नाम आता है। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट में बताया गया है कि वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी में था। एक यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि वैदिक आर्यों का निवास स्थान कहाँ था। आपको याद रखना है कि वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी नदी में था। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी कहा था। इस बात को समझिए, कई बार डिबेट में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हिंदुस्तान का नाम कैसे पड़ा। तो आप इसे समझिएगा कि वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी था और ईरानी जो थे वो इस नदी को सिंधु नदी नहीं बोलकर हिंदू नदी बोलते थे। हिंदू नदी ईरानी बोला करते थे और इस देश को हिंदुस्तान कहा गया। मतलब कि जो सिंधु के आसपास के जो एरिया थे ना, तो सिंधु को ईरानी हिंदू बोलते थे तो हिंदू से हमारा हिंदुस्तान बन गया। तो आर्यावर्त, भारतवर्ष और हिंदुस्तान, तीन नाम के बारे में अभी तक मैंने जिक्र किया। फिर देखिए यूनानियों ने सिंध को इंडस कहा। ईरानियों ने क्या कहा, ईरानियों ने सिंध को हिंदू कहा, लेकिन यूनानियों ने सिंध को इंडस कहा। तथा इस देश का नाम इंडिया किसने दिया, तो यूनानियों ने दिया। मैंने अभी तक यहाँ पे 3 पॉइंट डिस्कस किया। उसके बाद है, सबसे पहला पॉइंट था हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर भारत की संस्कृति के बारे में बताया गया। दूसरा आर्यावर्त नाम क्यों पड़ा, उसके बाद भारतवर्ष क्यों पड़ा, उसके बाद हिंदुस्तान क्यों पड़ा और उसके बाद आया था कि इंडिया किसने कहा। सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट है कि अवस्थिति एवं विस्तार। भारत की अवस्थिति एवं विस्तार कहाँ तक है। देखिए सबसे पहले जो हमारा ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो भूभाग के बारे में यहाँ पे आपको ज्यादा चीजें समझनी पड़ेंगी। तो देखिए चौथा जो इसमें पॉइंट है वो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे वर्ल्ड मैप के बारे में, थोड़ा विश्व मानचित्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए और वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि दक्षिण मध्य का कौन सा भाग। उसके बाद आगे है कि भारत विविधताओं का देश है। इसके चतुष्कोणीय आकार हर अवस्थिति ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। कई बार आप छोटा मोटा एग्जाम देंगे ना चपरासी टीम का या फिर उससे थोड़ा अच्छे लेवल का, तो उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के जो आकार है
वो कैसी है, जो भारत का जो मानचित्र है उसमें भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय है, वृत्ताकार है, षटकोणीय है, कैसा है, तो आपको याद रखना है कि चतुष्कोणीय है। उसके बाद देखिए इस देश के उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत है। सही बात है, जब आप उत्तर की तरफ जाते हैं, बिहार से उत्तर जाइए या फिर वहाँ जो ऊपर वाला जो छोर है उसके ऊपर आप जाइएगा तो वहां से नेपाल आता है, और हम सबको पता है कि नेपाल से हिमालय पर्वत शुरू होता है। इस देश में ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत, मध्य में विशाल नदी द्रोणियां, उत्तर पूर्व में दक्षिण भाग में वनक्षेत्र पहाड़ियां तथा उत्तर पश्चिमी भाग में रेतीली मरुस्थल का विस्तार है। अब देखिए, जब आप इस मैप को बढ़िया से देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, मध्य में क्या है, नदियां कहाँ से निकली है, पहाड़ कहाँ है, मरुस्थल कहाँ है, वर्षा कहाँ ज्यादा होती है, ये सारा कुछ इसी टॉपिक में, इसी मैप के अंदर दिया होता है। सबसे पहले तो आप इसके मैप को देखिए, तो मैप से एक चीज तो समझ में आता है कि सबसे पहले तो आप इस मैप से समझ सकते हैं कि चाइना कहाँ है। मैं यहाँ पे लोकेट कर देता हूँ। नेपाल कहाँ पे है, भूटान कहाँ पे है, म्यांमार कहाँ पे है, बांग्लादेश कहाँ पे है, अफगानिस्तान कहाँ पे है, पाकिस्तान कहाँ पे है। तो टोटल आप देखिए, अफगानिस्तान 1, पाकिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6 और म्यांमार 7। 7 ऐसे जो देश हैं जो भारत की सीमा से सटते हैं। तो ये आपको मैप से ये चीज क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए, हम्म, उसके बाद इस मैप में समझने के लिए बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है, जैसे कि पूर्व से पश्चिम की ओर जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम यानी कि गुजरात से लेकर जब आप पूर्वी छोर पर जाते हैं अरुणाचल प्रदेश साइड, तो इस दोनों के बीच की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। वही उत्तर से, जो सबसे उत्तर का जो पॉइंट है इंदिरा कॉल, आप मैप में देख सकते हैं, वहां से नीचे की लंबाई कन्याकुमारी तक, तो वो है 3214 किलोमीटर। तो ऊपर से नीचे की लंबाई ज्यादा है और पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई कम है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। इसके बाद मैं देखता हूँ कितना टॉपिक है, 1 2 3 इधर है और बाकी इधर उधर। इसमें बहुत सारे मैप्स दिए गए हैं। तो दो क्लास और होगा, और 2 क्लास के बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर। और जैसे ही फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, आप लोग भी मैप्स बनाइए, सॉरी नोट्स बनाइए। कोई डाउट रह गया हो कमेंट कीजिए। मेरी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहां से जाइए और साथ साथ पढ़िएगा तो अच्छा लगेगा। कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ते हो, आपको बढ़िया से पढ़ना है और पॉइंट्स को समझना है।